आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोष रहित जो होई शब्द अर्थ बारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा इसमें से किस आचार्य ने दी? चिंतामणि। सगुण अलंकरण सहित दोष रहिता जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा आचार्य चिंतामणि ने दी है। आचार्य चिंतामणि ने काव्य का उक्त लक्षण अपने ग्रंथ कवि कल्पतरु में दिया है। कुलपति मिश्र का कथन है, दोष रहित अरु गुण सहित कुछ अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कविता को करो विचार। भिखारी दास क्या कह रहे हैं? रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण को दूषण करे कुरूपता। श्रीपति का कथन है, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। मुख्यार्थ बादे तदगो रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य हैं मम्मट। आप लोगों को भी याद नहीं हुए होंगे कथन कुलपति मिश्र के, भिखारी दास के। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इनको। चिंतामणि वाला पढ़ते हैं पहले। सुगुणन अलंकारण सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। दूसरा कुलपति मिश्र का कथन है, दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कविता को करो विचार। कुलपति मिश्र। भिखारी दास का कथन है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। एक बार सेकंड ग्रेड में सिर्फ इतना आया है, भूषण है भूषण सकल। भिखारी दास का जो कथन है ना, ये संस्कृत डिपार्टमेंट के सेकंड ग्रेड में, शायद 2018 वाले में। श्रीपति का कथन, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिनु तदपि प्रवीण। कविता बनिता श्रीपति की। कविता बनिता विद्यापति वाले में भी आती है ये लाइन, तो इनको सोच समझ कर याद करना पड़ेगा। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। मुख्यार्थ बोधो तथा तदोगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। यह कथन किसका है? मम्मट का है। मुख्य अर्थ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ अवंती में अवधान हो, वहाँ रूढ़िगत अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंधित किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। शब्द की वह शक्ति जिसमें रूढ़ि अथवा प्रयोजन वंश शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है, किंतु उसी से शब्द अन्य अर्थ प्रकाशित होता है, लक्षणा कहलाती है। कुंतक अभिधावादी आचार्य थे। इनकी एकमात्र रचना वक्रोक्ति जीवितम जो अधूरी ही उपलब्ध है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। इनकी कृति ध्वन्यालोक प्रसिद्ध है। निम्नलिखित महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इनमें से सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ये कथन इसका सत्य है, असत्य है, रस के रूप में नहीं होते। और लक्षणों के विषय में सत्य कथन कौन कौन से हैं? इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, सर्गों में विभक्त होता है, आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद या वस्तु निषेध होता है। इनमें सभी रस प्रधान के रूप में होते हैं। यह कथन महाकाव्य के लक्षणों के विषय में असत्य कथन आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसमें सर्गों का निबंधन हो, श्रृंगार वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान अंगी
हो तथा अन्य सभी रस अंग रूप सहायक पूरक हो, उसमें सब नाटक संधियां हो। आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है तथा चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में एक परिणाम होता है। यह महाकाव्य कहलाता है। सबको जानत तुम्हें सारो जगत जान, यह वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? पुनरुक्ति। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जान, दिए गए वाक्य में पुनरुक्ति काव्य दोष है। पुनरुक्ति दोष अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हो अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहाँ पुनरुक्ति अर्थ काव्य दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। आचार्यों ने काव्य दोष के प्रकार अपने अपने मतानुसार अलग अलग बताए हैं। उदाहरण, भरत मुनि ने 10, आचार्य वामन ने 20, मम्मट ने 3, आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए हैं। उल्टा पढ़ लिया। भरत मुनि ने 10, आचार्य वामन ने 20 और मम्मट ने 3, तो आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए हैं। सामान्यतः दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। किस शब्द की शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? अभिधा की। काव्यशास्त्र में शब्द की अर्थबोधक शक्ति अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना 3 मानी गई है। अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया। व्यंजना। सूर्य अस्त हो गया वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया। सूर्य वाक्य में सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। अभिधा वह लक्षण के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहते हैं। आर्थी व्यंजना अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर में से कौन सी शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, पंक्ति में अभिधा शब्द शक्ति है। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें प्रथमा या अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। इनका समय द्वितीय सदी माना जाता है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? भट्ट लोलट का। भरत मुनि ने रस सूत्र विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग का दृश्य निष्पत्ति में आए संयोग एवं निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत से करने वाले आचार्य भट्ट लोलट हैं। ये रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी हैं। इनका दार्शनिक आधार मीमांसा दर्शन है। निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। एक ही छंद का कैसे होना चाहिए प्रयोग? महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत रस में कोई एक ही रस प्रधान रूप से होना चाहिए। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। महाकाव्य के संबंध में यह कथन है कि आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, अतः असंगत शेष सभी कथन महाकाव्य के विषय में संगत हैं। इसमें पहला जो कथन है उसमें श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप होना चाहिए। मतलब ये तीनों ही बराबर का लेवल है, इनका कोई विशेषता नहीं है, विशेष नहीं है इसमें।
ये कहने की कोशिश कर रहा है। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद या उपभेद माने हैं? कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद तथा 41 उपभेद माने हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक हैं। इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद हैं तथा 41 उपभेद हैं। 6 भेद निम्न प्रकार हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, परपराध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अभी अभी आया था ये। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? मैथिली शरण गुप्त। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, यह उक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। भारत भारती की रचना इन्होंने 1912 में की है। इस रचना के प्रकाशित होने का महात्मा गांधी इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। जिस रचना में वाक्य विशेष, वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में वाक्य किसका है? आनंदवर्धन का। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ध्वनि के संबंध में उपयुक्त कथन आनंदवर्धन का है। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना आनंदवर्धन ने की थी। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 मानी गई है। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जहाँ न वाच्यार्थ काम करे न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ है काम करे या न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात वहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ व्यंजना शब्द की शक्ति होती है। प्रक्रिया तथा पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, लक्षणा से मुख्यार्थ से शब्द संबंध लक्ष्यार्थ का, लेकिन व्यंजना से न तो मुख्यार्थ का बोध होता है न लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब अभिधा और लक्षणा अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है, तब व्यंजना शब्द शक्ति काव्य के पीछे दिए हुए व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीचामार्थ आदि भी कहा जाता है। किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? वामन। आचार्य वामन ने दृष्टि प्रीति और अदृष्टि कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है, जबकि आचार्य कुंतक ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार, ज्ञान तथा परम आह्लाद को, आचार्य दंडी ने ज्ञान या यश प्राप्ति को और रुद्रट ने धर्म कीर्ति, अन्यार्थ, प्राश्य अर्थ एवं सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य रचना उद्देश्य है। काव्य रचना उद्देश्य है। सुमेलित कीजिए। अलार्म बजी थी ये, 4 बज गए उठने के लिए। मैं पहले से ही उठी हुई हूँ।
क्या आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ है जो पहले अलार्म से पहले ही उठ गए? कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, लपटी पुष्प पराग रज शनि स्वेद मरकत। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, यह है न्यून पदत्व दोष इसमें। लपटी पुष्प पराग रज शनि सवेद मकरद, इसमें है अधिक पदत्व दोष। विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम सम्मान के, अक्रमत्व दोष। नृप को होए है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, ये है दुष्कर्मत्व दोष। कृपा दृष्टि हो जाए नून पदत्व दोष, तो बन जाए सब काम, लपटी पुष्प पराग रज शनि स्वेद मकरंद। अधिक पदत्व दोष, विश्व में मिलते नहीं वीर भीम सम्मान के, अक्रमत्व दोष। नरिप मोह होय दीजिए अथवा मत गजेंद्र, दुष्कर्मत्व दोष। न्यून पदत्व दोष, जिस वाक्य में रचना के किसी शब्द या पद की कमी रह जाए या शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। अधिक पदत्व, जहाँ काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग हो जाता है, वहाँ अधिक पदत्व दोष माना जाता है। अक्रमत्व दोष, जहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही नहीं हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। दुष्कर्मत्व दोष, जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार दो कर्म का नहीं हो, वहाँ दुष्कर्मत्व काव्य दोष होता है। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण क्या नहीं है? देखी सुदामा की दीन दास, करुणा करी के करुणा निधि रोए। माधुर्य गुण शब्द का अर्थ है मधुरता। इस प्रकार जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहते हैं। इसमें ट वर्ग तथा लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। माधुर्य गुण जैसे वैदर्भी रीति से संबंधित है। चित्तद्रवी भाव अनुमोदो माधुर्य मुच्यते। आचार्य विश्वनाथ भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा का व्याख्या है। काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या निम्न है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टोत। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा अभिनव गुप्त। क्षणम रूप स्वरूप शोधार्थ प्रज्ञेन प्रतिभा कवि महिम भट्ट। भट्टोत ने नए भावों के उन्मेष से उक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इसमें प्रतिभा सर्वमुख काव्य हेतु है, जिसे कवित्व का बीज माना गया है। आचार्य भामह ने काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना गया है। आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेल नहीं है। कीर्ति प्रीति विश्वनाथ काव्य प्रयोजन व आचार्य का गलत सुमेल है। सहृदय की प्रियता धनार्जन दंडी की है। रस की निष्पत्ति चतुर्थ वर्ग फल की प्राप्ति आनंद वर्धन। लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद लाभ कुंतक। कीर्ति प्रीति भोज की है। कीर्ति प्रीति भोज की है। विश्वनाथ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ वर्ग फल प्राप्ति। विश्वनाथ दंडी सहृदयों की प्रियता धनार्जन दंडी और आनंद वर्धन रस की निष्पत्ति चतुर्थ फल वर्ग की प्राप्ति आनंद वर्धन। कुंतक लोक व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर का आनंद लाभ। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है?
प्रेरणा। प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इसमें प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे कवित्व का बीज माना गया है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अंतर्गत काव्य के 4 हेतुओं की चर्चा की गई है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, समाधि। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं: कार्यत्री प्रतिभा, भावत्री प्रतिभा। आचार्य जयदेव को अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? किसको चुनौती दी है? मम्मट को। आचार्य जयदेव ने अंगकरोति यह काव्यम कहकर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य परिभाषा इस प्रकार है: तद दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि। ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुण युक्त हो, कभी अलंकृत होने पर भी काव्य कहलाता है। इस परिभाषा में मम्मट ने शब्दार्थों के 3 विशेषण दिए गए हैं: अदोषो, सगुणो और अलंकार कृति पुनः क्वापि, जिस पर प्रवृत्ति आचार्य जयदेव, विश्वनाथ एवं जगन्नाथ ने आपत्ति की है। मम्मट ने कहीं अलंकार विहीन काव्य को भी काव्य की संज्ञा दी है। इस पर सबसे पहला प्रहार जयदेव ने किया और कहा कि ऐसा कहना उतना ही हास्यपद था जितना अग्नि को उष्णता से विहीन करना। आचार्य भामह ने शब्दार्थों सहित काव्यम कहकर कविता की परिभाषा दी है। जयदेव का समय 13वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। जयदेव ने साहित्य के क्षेत्र में पयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। अभय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। अभय दीक्षित की वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा तथा कौल्यानंद नामक ग्रंथ की रचना की है। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र में से गिद्दड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र में से गिद्दड़ भाग गए वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द प्राय शक्ति से अभिप्राय शब्द का अपना एक निर्धारित आर्य अर्थ नहीं रखते हैं। शब्दों का अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। इसे 3 भेद हैं: अभिधा शक्ति, लक्षणा, व्यंजना। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस जो बाहर की वस्तु का आलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, इसके हृदय का रस और बाहर की वस्तु का आलंब लेकर फूट पड़ती है। रामधारी सिंह दिनकर। काव्य की कल्पनात्मक अनुभूति जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, यह एक श्रेयमयी रचनात्मक ज्ञानधारा है। जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया। यह संगीत से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजना का विरोध किया। यह कलावाद को बढ़ावा देता है। अभिव्यंजनावाद के जनक पाश्चात्य काव्य शास्त्री क्रोचे हैं। क्रोचे अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया मानते हैं। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद में कला निर्माण के निम्न चरण माने जाते हैं: संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि रूप में रूपांतरण। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया? मम्मट। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए आचार्य मम्मट ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया। काव्य हेतु 3 माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग वामन ने किया। काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य रचना में समर्थ होता है।
इसके अंतर्गत काव्य सृजन की विविध प्रक्रियाओं का विवेचन किया जाता है। काव्य हेतु में हेतु का अर्थ कारण होता है। आचार्य भामह ने भी प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है तथा दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, जबकि रुद्रट के अनुसार काव्य के 3 हेतु हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, सहज तथा उत्पाद्य। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? रीति से। गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीत्यात्मा काव्य से इन्होंने गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद करते हुए तथा गुण को अलंकार की उपेक्षा अधिक महत्व दिया है। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली इन 3 रीतियों की कल्पना की है। आचार्य वामन ने 10 प्रकार के गुणों तथा शब्द तथा अर्थ को अभ्यगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। रस सिद्धांत की स्थापना आचार्य भरतमुनि ने की है। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह हैं। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उदर प्राजित काल रात्रि भी है, जल में अंतर्निहित हुई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। उपयुक्त पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। लक्षणा शब्द शक्ति अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के लिए 3 शर्तें हैं: मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध अथवा रूढ़ि का प्रयोजन। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है तथा व्यंजना से न मुख्यार्थ का बोध होता है न लक्ष्यार्थ का, बल्कि व्यंग्यार्थ का बोध होता है। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं नगेंद्र। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र हैं। भरतमुनि विभावानुभाव, व्याभिचारी, संयोगाद्रय, निष्पत्ति। रसवादी आचार्यों में भरतमुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भोजराज, रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है: रसापकर्षा दोष। रसापकर्षा दोष। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति रसापकर्षा दोष है। दोष का शाब्दिक अर्थ है गुण का अभाव, जिसके कारण काव्य के रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होती है या व्यवधान होता है, उसे काव्य दोष कहते हैं। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है: एते दोषास्तु विज्ञा शूरमीनाकाटाश्रय एत एवं विप्रस्थ गुणा काव्येषु कीर्तता। अर्थात जो काव्य के कीर्ति में हानि उत्पन्न करे वह काव्य दोष है। आचार्य वामन काव्य सौंदर्यक्षेप हेतव त्यागाय दोषा ज्ञातव्या। अर्थात काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य में सौंदर्य की हानि करते हैं। आचार्य दंडी दोष को काव्य विफलता का कारण बताते हैं। आचार्य भामह ने दोष के लिए कुकवित्व शब्द का प्रयोग करते हैं और कहा कि कुकवित्व साक्षात मृत्यु है। आचार्य मम्मट मुख्यार्थ हति दोष है, अर्थात जो मुख्य अर्थ का अपकर्ष करे वह दोष है। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। हमारे स्कूल में गाई जाती थी। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। जिस प्रकार मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निष्कयो मुकुंद मुद्वनते, इसमें माधुर्य गुण है। नील सरोवर श्याम अरु वारिज नयन, इसमें भी माधुर्य गुण है। करहूं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, मधुमय वसंत जीवन बन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में, इसमें भी माधुर्य गुण है। जिस प्रकार किसी मनुष्य की बाह्य रूप, उसकी चाल ढाल,
तथा व्यवहार को देखकर उसके गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार कविता के बाह्य रूप को देखकर काव्य के गुणों की प्रतीति होती है, जिसके निम्न प्रकार है। माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का हास्य चित्त को द्रविड़ कर देने वाले भाव, ये कानों को प्रिय संगीत के समान मधुर सुनाई ध्वनि वाले पद होते हैं। इसमें कटु वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ज, भ, अक्षय, त्र और ग, री का अभाव होता है। हम तो भाई ऐसे भले अनुमान लगा लें कि माधुर्य गुण में ट, ठ, ड, ढ और ज, भ, क्षत्रिय, त्र, ग, री का अभाव होता है। बाकी हमें तो ध्वनि तो आती नहीं है, तो कहाँ से पता चलेगा। यह प्राय श्रृंगार, करुण, शांत और हास्य रसों में मिलता है, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। श्रृंगार, करुण, शांत और हास्य रसों में मिलता है। ओज गुण। कविता को पढ़कर ओज, जोश, उत्साह का भाव जागृत हो, वीर रस का संचार हो, ओज गुण होता है। ओज गुण में कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण, द्वितीय वर्ण और अनुप्रासंगिक सब पद प्रदान होते हैं, जैसे है अमा निशा उगलता, गगन घन अंधकार, हो रहा निशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। प्रसाद गुण। जिन गुणों में सुनने मात्र से अर्थ की प्रतीति होने लगे, जहाँ यह अत्यंत स्वच्छ, सहज, ग्राह्य रचना हो, वहाँ प्रसाद गुण होता है। इसमें माधुर्य और ओज गुण दोनों का प्रभाव पड़ता है, जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के दो प्रकार होते हैं, जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन वह है जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में कोई भाव स्थित हो, जैसे नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक। उद्दीपन वह है जिसमें आलंबन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त या उत्तेजित हो। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो, तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे लक्षणा। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो, तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। वे वाक्य जिनका साधारणतः शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो, तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है। स्पष्ट है कि शब्द शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। औचित्य के आधार पर होता है अर्थ निर्णय। औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। इनका ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा। इन्होंने औचित्य को रस का प्राण माना है। इनमें से कौन सी शक्ति का भेद नहीं है? करुणा। करुणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, व्यंजना, लक्षणा शब्द शक्ति के तीन भेद हैं। अभिधा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा मुख्यार्थ का बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शक्ति का द्वारा अर्थ ग्रहण होता है, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना जब अभिधा और लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता है, तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण की प्रतीति होती है, उस शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। निम्न में से कौन सी कृति आई रिचर्ड्स की नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? कल्चर एंड अनार्की नहीं है। और कौन कौन सी है रिचर्ड्स की? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स की है। द फेलोशिप ऑफ रेटरिक रिचर्ड्स की है। इंटरप्रेशन इन टीचिंग रिचर्ड्स की है। कल्चर एंड अनार्की कृति आई रिचर्ड्स की नहीं है। कल्चर एंड अनार्की 1869 में मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है, जबकि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 1926, द फेलोशिप
ऑफ रेटरिक 1936, इंटरप्रेशन इन टीचिंग आई ए रिचर्ड्स 1893 से 1979 की रचना है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये किस आचार्य ने वर्णों को सौंदर्य के सभी अलंकारों को बढ़ाकर माना है? भामह। आचार्य भामह ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों में बढ़ाकर माना है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके ग्रंथ का नाम अलंकार है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया। इनके ग्रंथ का नाम ध्वन्यालोक है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।